पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कुलदीप शर्मा जी जो पहले स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार है, हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे इनसे। पंडित जी, आपका स्वागत है सबसे पहले पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्यवाद। जिस प्रकार से विधानसभा सेशन, मानसून सेशन अभी खत्म हुआ है, नकल रोकने के लिए सरकार कानून को लेकर आई है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये मेयरली आई वॉश है। आंकड़े बोलते हैं कि एक नहीं अनेकों बार हरियाणा सरकार में जो परीक्षाएं हुई उनके पेपर्स लीक हुए हैं और आज तक 7 साल में किसी एक आदमी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। अब देखना क्या है, जिस बात पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए कि पेपर की जो सीक्रेसी है उसका इंचार्ज कौन है? चेयरमैन और एक सीक्रेसी ऑफिसर होता है। तो आप छोटे मोटे लोगों को पनिश करके अगर इसका हल निकालना चाहे, बस तो कुछ नहीं निकलेगा। बड़ी कमेटियां बनाई हैं, बड़े कानून बनाए, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सीक्रेसी के इंचार्ज हैं चेयरमैन लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है और वहां से ये मामला सारा फैला हुआ है। सरकार कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, चलो कानून बना दिया। क्या आईपीसी की धाराओं में पहले से ऐसा कानून नहीं है? लेकिन इनको नहीं पता कि है। नकल, लीकेज, हेरा फेरी बिल से नहीं, दिल से भी नहीं, विल से रुकेगी। और सरकार को ऐसी विल पैदा करनी होगी कि जो हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ एक किस्म से हो रहा है। लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, कोई भी परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, हर परीक्षा में लीकेज है। तो ऐसे में युवाओं के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक भी रहता है। कितनी तैयारी करते हैं, फिर सडनली द पेपर इज लीक्ड और उनकी सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। करोड़ों रुपया फॉर्म की फिलिंग पे से गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, वो नाली में चला जाता है। किसकी जिम्मेदारी? शर्मा जी, अगर बात की जाए परिवार पहचान पत्र की, उसको भी कानूनी मान्यता देने की तरफ सरकार के कदम चल रहे हैं, उसको आप कितना उपयोगी मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं कई, उन्होंने विधानसभा के अंदर भी उस पर क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। देखिए, लोगों को ध्यान बांटने के लिए और इधर उधर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक मां है और वो है आरएसएस। आरएसएस इस प्रकार के षड्यंत्र करती है ताकि लोगों का ध्यान उठा रहे। परिवार पहचान पत्र, इस प्रकार के डेटास क्रिएट किए। अब मांग हो रही है देश में कि देश में जाति के अनुसार गिनती होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से मिले हैं लोग, क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? सिर्फ सदन का समय वेस्ट करना, व्यर्थ के कानूनों में उलझे रहना। पहले ही राशन कार्ड जो है जिसमें सारे परिवार की फोटो लगती है, क्या वो पहचान पत्र नहीं है? सारे सरकारी दफ्तरों में आपका आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं? किसानों का आंदोलन काफी लंबा होता जा रहा है और वार्ताओं के दौर पर लगातार पिछले 10-11 माह से एक विराम लगा पड़ा है। देखिए, पिछले 10 महीने से ज्यादा हो गए और किसान दिल्ली की बहरी सरकार के दरवाजों को खटखटा रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं जा रही। और मेरा ख्याल तो पिछली जनवरी से कोई आपस में वार्तालाप भी नहीं है, कोई डायलॉग गवर्नमेंट के और किसानों के बीच में नहीं है। किसान वहाँ ठंड में, बरसात में, गर्मी में, मच्छरों में, बीमारियों का सामना करते हुए वहाँ पर अपने मोर्चों पर डटे हैं। तो ये निर्दयता है सरकार की। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये किसान विरोधी रवैया जो इस सरकार का, किसानों से बात नहीं करनी। आप तालिबान से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान से बात करने के लिए तैयार नहीं। अब एक चीज का मुझे बताइए
कि इस सरकार का किसान विरोधी चेहरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि जो कानून 2013 में जमीन भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया गया था उसको डाइल्यूट कर दिया। जो उसमें कंसेंट उसका क्लॉज था कंसेंट का, उसको रिमूव कर दिया। अब जो कांग्रेस ने कानून बनाया था वो इस चीज के लिए इंश्योर करने के लिए कि 1894 से बना हुआ अंग्रेजी सरकार का अलोकतांत्रिक कानून, क्योंकि अंग्रेज किसी की भूमि ले लेते थे, उस कानून के तहत दिल्ली एनसीआर रीजन में जमीनें ली गई। 1.5-2 लाख रुपए किले में जमीन ले गई। फ्लोर रेट फिक्स हुए 25 लाख 50 लाख। इसका फायदा किनको है? किसानों को है। तो किसानों को फायदा ना पहुंचे किसी भी प्रकार से, इसलिए ये कानून लाया गया है। और देख लेना आप कि क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल एक्ट है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 16 स्टेट्स में अमेंड हो चुका। मैं गिनाए कौन से स्टेट्स हैं जिनमें ये क्लॉजेज अमेंड हुए। ये मिसलीडिंग है। वैसे संख्या के आधार से ये लंगड़ी सरकार है और लंगड़ा कर चल रही है। सरकार में ना दम है, ना सरकार जिस प्रकार से चलनी चाहिए, जो सरकार के प्रेजेंस होती है। हालात तो ये बने हुए हैं कि मंत्री और मुख्यमंत्री तक किसी हलके में घुस नहीं सकते हैं। एक चीज और कुलदीप जी, जैसे कि अभी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने ये सेंटर के नेताओं से अपने मुलाकात भी की है। उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा की नई विधानसभा अलग बननी चाहिए, क्योंकि पिरासिमन में विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। हरियाणा को अलग जगह मिले जहां पर विधानसभा नया भवन बनाया जाए, अलग से बनाया जाए। अलग तो अब भी है पंजाब से, लेकिन जिस प्रकार से ये सारी चीजें विधानसभा अध्यक्ष ने बातचीत वहां पर की है और केंद्रीय नेतृत्व से, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए 2026 में परिसीमन होना है दोबारा से, और निश्चित रूप से संख्या भी बढ़ेगी। और संख्या बढ़ेगी तो 90 सीट्स अवेलेबल है, 91 शायद सीट्स अवेलेबल है हरियाणा के विधानसभा। अगर ये संख्या बढ़ती है तो नई विधानसभा तो बननी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन कहाँ बैठेंगे लोग? और बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बननी चाहिए। लेकिन कहीं हमारा चंडीगढ़ पर जो दावा है, अगर हम विधानसभा को इसको डिजर्ट कर देते हैं, दूसरी जगह मूव करते हैं, तो हमारा ये चंडीगढ़ के दावे के साथ जो प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखकर ये बात करनी चाहिए कि अगर हम अलग विधानसभा बनाएं और उसमें हमारा चंडीगढ़ का क्लेम इसको छोड़ दें, हम क्लेम कमजोर हो जाए, तो इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हरियाणा की अलग हाई कोर्ट हो, ये मुद्दा भी पुराना हो गया। हरियाणा में SYLO, ये भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो लटका हुआ है, कहीं ना कहीं विल की बात आ रही है। और तीसरी जो अहम चीज है कि हरियाणा की अलग राजधानी हो। इन मुद्दों पर आपकी राय क्या है? देखिए कई स्टेट्स का विभाजन हुआ है। सौराष्ट्र का हुआ, बॉम्बे राजधानी बनी, अहमदाबाद बनी। हैदराबाद का आप उदाहरण लीजिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। आंध्र प्रदेश को 10 साल का समय मिला है, हैदराबाद छोड़ के अमरावती में अपनी राजधानी बना रहे हैं। लेकिन हरियाणा का इशू थोड़ा सा डिफरेंट है। हरियाणा का पानी और टेरिटरी और चंडीगढ़, ये 3 इंटरलिंक्ड इशू हैं, और तीनों इंटरलिंक्ड इशू भी कई बार जुडिशरी के सामने जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पानी का फैसला हरियाणा के हक में कर चुके हैं। तो मेरा ये विचार है कि अगर हरियाणा की अलग राजधानी बने, इन इश्यूज की सेटलमेंट के बाद हमारे को हमारा पानी मिले, हमारे को हमारी टेरिटरी मिले, तो अगर हम अलग राजधानी बनाएं इन इश्यूज की सेटलमेंट के बाद,
तो एक बड़ा सुंदर शहर, मॉडर्न शहर बनाया जा सकता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हरियाणा का एक नया चेहरा भी निकल के आएगा। मैंने अपने पार्लियामेंट इलेक्शन में ये बात उठाई थी कि हरियाणा की राजधानी करनाल में होनी चाहिए, करनाल कुरुक्षेत्र के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्टवादिता, हालांकि कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपना अपना मत होता है। मैं भी चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, यहाँ रहा हूँ, आज भी रह रहा हूँ, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो हरियाणा के लोगों की यहाँ डेवलप नहीं हो पाई। अपनी संस्कृति जो है, हरियाणा की संस्कृति, उसकी झलक चंडीगढ़ में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर वो एक्स्ट्रा डोमिनेशन पंजाब का है, पंजाब कल्चर का है। मैं किसी कल्चर के खिलाफ नहीं, लेकिन हम अपने कल्चर को भी हम पाले पोसे हैं, ऐसी परिस्थितियां हमको बनानी चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं कुलदीप शर्मा जी, स्पीकर रहे हैं हरियाणा विधानसभा के। इनका कहना है कि नकल कानूनों से नहीं रोकी जा सकती, विल से रोकी जा सकती है। दिल और बिल से नहीं, अपितु विल से रोकी जा सकती है और सरकार को स्ट्रांग विल रखनी चाहिए और इस नकल को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।